नितिन सर, आपसे अगला सवाल, जैसे आपने कहा कि एक हमारी अच्छी पहल है कि हम छोटे शहरों में जाकर अपने छोटे छोटे क्लिनिक्स बना रहे हैं और ज़रूरत है तो हम उनको ऊपर लेकर आ रहे हैं एम्बुलेंस से। एक बड़ा चैलेंज सर स्टाफ का और डॉक्टर्स का है, जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में दरअसल रहना नहीं चाहते हैं। आप डॉक्टर्स से बात कीजिए, अच्छी जगह से एमबीबीएस एमडी एमएस किया तो उसको पहले दिखता है भारत के बाहर जाना, वहां नहीं जा पाया तो उसको दिखते हैं मेट्रोज के बड़े कॉर्पोरेट, उसके बाद कहीं उसकी आखिरी वरीयता होती है कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में रहें। ये कितना बड़ा चैलेंज है सर, रिसोर्सेज को, अच्छे रिसोर्सेज को टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में बांध के रखना। ये चैलेंज तो है। जैसे आपने बोला अभी कि लोगों का एस्पिरेशन ये है कि पहले वो भारत से बाहर जाएं, फिर आता है मेट्रो में, फिर आता है टीयर 2 टीयर 3 में। थोड़ा बहुत इसमें बदलाव तो आ रहा है, क्योंकि जब भारत की बाहर की बात सोचते हैं तो अमेरिका की बात आती है, तो अमेरिका की इकोनॉमिक सिचुएशन तो अब पता है, यूरोप की बात आती है तो यूरोप की सोशल फैब्रिक सिचुएशन तो हमें पता है। तो उस नज़रिए से लोग अब सोच रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भारत में बहुत ज़्यादा है विदेश से, तो उस नज़रिए से देखते हुए वो थोड़ा बदलाव आ रहा है उसमें। अब फिलहाल हमें ये चैलेंज रह गया कि ये मेट्रो से लेके टीयर 2 टीयर 3 तक का सफ़र जो है वो हम तय करें। तो उसमें बदलाव जो हमें दिख रहा है कि लोगों का ये सोच बन रहा है कि टीयर 2 टीयर 3 में क्वालिटी ऑफ लाइफ जो बोलते हैं हम लोग, वो काफ़ी बेहतर है मेट्रो के हिसाब से। दिल्ली में एक जगह से एक जगह पहुंचना और गुड़गांव में एक जगह से एक जगह पहुंचना, अगर बारिश आ जाए तो हमें पता है कि कितने घंटे लगते हैं गाड़ियों में। उस हिसाब से देखा जाए तो टीयर 2 टीयर 3 कोई भी सिटी देख लीजिए पूरे भारत में, कम्यूट जो होता है, ईज़ ऑफ लिविंग जो होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होता है, वो काफ़ी बेहतर है और ये लोगों को ये समझ रहे हैं ये लोग। उस हिसाब से देयर इज़ ओपननेस, तो वो कॉन्वर्जेशन हम वी आर एबल टू हैव, हम लोगों के समक्ष हम बात कर सकते हैं आजकल कि यार यहाँ पे भी जाएं आप, यहाँ पे भी काम करें, वो ओपननेस आ रहा है। दूसरा, हमारे हॉस्पिटल नेटवर्क जो 25 हॉस्पिटल है, 6 प्रदेश, उत्तरी भारत के 6 प्रदेशों में हैं, और लगभग 5,000 लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। 85% लोग वही प्रदेश से हैं, जुड़े हुए हैं। दैट इज गुड। तो हमारा जैसे भी हमारा फोकस टीयर 2 टीयर 3 के ओर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने का है, उसी हिसाब से लोकल जॉब्स, लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को भी सपोर्ट करने का है। तो उस हिसाब से द पीपल हु वर्क इन उजाला सिग्नस हॉस्पिटल, उनको क्या लगता है यार हम यहीं पे बड़े हुए हैं, ये हमारा सिटी है, पूरा घर परिवार, फैमिली, फ्रेंड सेटअप, सोशल सर्कल यहीं पे है, तो यहीं पे रह जाते हैं। तो उस हिसाब से देयर इज़ अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन पीपल हु वर्क, बट टैलेंट सप्लाई गैप अभी भी है। तो जिस हिसाब से हम डिमांड चेस कर रहे हैं, क्योंकि टीयर 2 टीयर 3 सिटी में डिमांड सप्लाई गैप इन हेल्थ केयर जो काफ़ी ज़्यादा है, उस हिसाब से टैलेंट सप्लाई अभी वहाँ तक पहुँचा नहीं है, उसमें कमी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन चेंज और बदलाव जो हमें देखना चाहिए वो आ रहा है थोड़ी थोड़ी। बिल्कुल, मतलब दिल्ली दूर है लेकिन हम चल पड़े हैं। अगम सर, एक सवाल मेरा आपसे ये कि देखिए, मोटे अनाज की जहाँ तक आप बात करें या मुख्य अनाजों की आप बात करें, गेहूं चावल, वहाँ तो हम थे बेहतर और बेहतर कर रहे हैं। दलहन तिलहन जो और प्रोटीन के सोर्सेज माने गए हैं, वहाँ हम बेटर कर रहे हैं। दूध अंडा, वहाँ भी हम तैयार खड़े हैं। प्रोडक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी देर को ये मान लीजिए कि प्रोडक्शन की प्रॉब्लम नहीं है। कैसे एब्सोल्यूट फूड जो है उसकी भूमिका है, अगर आप कोई एक सफल स्टडी या कोई एक एग्जाम्पल आप शेयर करना चाहें कि आपकी कंपनी ने कैसे ये सुनिश्चित किया या क्या ऐसा कोई सफल प्रयोग किया जहां पर न्यूट्रिशन की जो वैल्यू है उसको बढ़ाया जा सके या पहुंचाया जा सके? सो 2 काम करते हैं इस क्षेत्र में। एक खेती से रिलेटेड, वहाँ पे हम जो केमिकल बेस्ड पेस्टिसाइड्स हैं जो खेतों में डलते हैं और उनके बहुत सारे विभिन्न प्रकार के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ना कि सिर्फ आपके शरीर पे बट वहाँ की मिट्टी पे, वहाँ के पानी के जल के स्तर में बहुत सारे कंटामिनेंट्स आ रहे हैं जो अब हम पानी पीते हैं। तो
उनको दूर करने के लिए हमने बायोलॉजिकल नेचर बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स बनाए हैं जो बायोपेस्टिसाइड कहलाते हैं, और ये इतने अच्छे एफिकेसी के हैं कि ये उस केमिस्ट्री के बराबर रिजल्ट देते हैं या उससे बेटर रिजल्ट दे रहे हैं, और कॉस्ट में किसान के लिए सस्ते हैं उससे। तो किसान को हमने बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन दिखाए। जब ऐसा किया हमने तो पहले साल में करीब 15 लाख किसानों ने भारत में हमारे साथ इस चीज़ पे सपोर्ट करा और इस प्रोडक्ट के साथ जुड़ गए। उन्होंने कहा, एक किसान के पास मैं खड़ा था, उसने मुझे बहुत अच्छी बात बोली, मुझे आज तक याद है। मैंने उसको पूछा आप ये क्यों डालते हैं, तो उसने बोला मिट्टी तो मेरी है, जहर कैसे डाल दूँ। और वो बात मेरे को अभी तक याद है, और मैं सबको बोलता हूँ कि ये बिल्कुल इसी चीज़ पे हमें चलना चाहिए। जहर का कोई रेसिड्यू लिमिट नहीं होता है, जहर तो जहर ही है। ये कह देना कि जहर इतने मात्रा तक ले लेंगे तो चलेगा काम, ये तो ठीक है, हो सकता है वहाँ तक क्रॉनिक कोई एक्टिविटी नहीं करता हो। अगम सर, यहाँ पर एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। आपने जो बात कही, आप पेस्टिसाइड इंडस्ट्री से मिलिए, आपने जो बायो फर्टिलाइजर की बात कही, अभी 2 महीने पहले ही देश के कृषि मंत्री ने सारे बायो फर्टिलाइजर पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि अब अगर किसी को बायो फर्टिलाइजर बेचना है तो पहले 6 यूनिवर्सिटी से आप रिपोर्ट लेकर आइए, आप टेस्टिंग लेकर आइए, आप सैंपल लेकर आइए, आप बायो पेस्टिसाइड नहीं बेच सकते। पेस्टिसाइड इंडस्ट्री से आप बात करिए, वो कहती है कि ठीक है, आप अगर पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे तो इतना प्रोडक्शन कैसे करेंगे, जमीन तो सिकुड़ रही है। इस बात को आप फिर कैसे देखते हैं? क्या होता है, ज़मीन तो एक जीवित चीज़ है, तो उसमें जब आप कोई केमिकल डालते हैं तो उसमें जो जीवाणु हैं वो धीरे धीरे मरते जाते हैं। तो एक विशेष साइकिल है, जैसे जैसे जीवाणु मरेगा आपको और केमिकल डालते जाना पड़ेगा, तो और केमिकल की नीड पड़ेगी। आपकी मिट्टी धीरे धीरे से उसकी उपज कम होती चली जाएगी। शुरू में बढ़ती है उसकी उपज, बट धीरे धीरे कम होती है। तो अमेरिका में भी ये फार्मर्स ने रियलाइज़ करा कि ऐसा हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी रियलाइज़ करा, पूरे दुनिया में रियलाइज़ करा। तो अब एक बहुत बड़ी वेव है रीजनरेटिव फार्मिंग की, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, जिसको नेचुरल फार्मिंग करने के लिए। तो वो एक बहुत बड़ी आंधी चली है दुनिया में, और बड़े बड़े लोग ये कह रहे हैं कि अगर उसमें हम कुछ भी नहीं डालें या कुछ ऐसी चीज़ें डालें जो नेचर के सोर्स से आई हैं, तो शायद बेटर मिट्टी की स्ट्रेंथ बन जाएगी। और अगर मिट्टी ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो अपने आप पोषक तत्व पौधे को मिल जाएगा। आपके पौधा जो है वो पोषक तत्व जो है उसमें जो जीवाणु स्पीशीज़ रहती हैं, जो बैक्टीरिया और फंगस है, वही फिक्स करता है उसको मिट्टी में, और वही फिक्स करके बाद में पेड़ के पास जाता है। तो उसको फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो तत्व नहीं होंगे मिट्टी में तो फिक्स नहीं हो पाएगा। इसलिए बायोलॉजिकल नेचर बेस्ड एग्रीकल्चर का, स्पेशली ये जो बदलता क्लाइमेट है, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये बहुत तरह के जो पेड़ों पे स्ट्रेस पड़ते हैं उसको सॉल्व करता है। तो उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जो आज किसान यूज़ कर रहे हैं। इस साल करीब 30 लाख किसान ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को। इससे क्या है, धीरे धीरे बदलाव आएगा। एक साथ तो नहीं आ सकता, बट धीरे धीरे हमें लगता है कि 4 साल 5 साल में एक बहुत बड़ा किसानों का नंबर इसको इस्तेमाल कर रहा होगा। इन सभी किसानों ने बेनिफिट देखा है इसको यूज़ करके, इसलिए वो यूज़ कर रहे हैं। ये पहले सालों में यूज़ किया, दूसरे बार किया, तीसरे बार किया, करते ही जा रहे हैं। तो ये धीरे धीरे जो इसकी अडॉप्टेबिलिटी है वो भी बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को रियलिटी दिखती है सामने। आपने 15 लाख किसानों का जिक्र किया, देश में 12 करोड़ किसान हैं सर। आपको लगता है स्केल कर पाएंगे हम इसको, अगर बायो फर्टिलाइजर को पूरे देश में लाएं, केवल इसी से खेती करें, पेस्टिसाइड को बिल्कुल हटा दें? डू यू रियली थिंक इट इज स्केलेबल? सो बायो पेस्टिसाइड से क्या केमिकल पेस्टिसाइड को रिप्लेस कर पाएंगे? मुझे लगता है अगले 3 से 5 सालों में हम एक इस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां ये कॉन्वर्जेशन करने की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी। बायो पेस्टिसाइड इतना अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे और इतने ज़्यादा स्केल अप हो जाएंगे कि ये कॉन्वर्जेशन ही रेलेवेंट नहीं रह जाएगी। ऑटोमेटिकली लोग चूज़ कर लेंगे। हाँ, बायो फर्टिलाइज़र रिप्लेसमेंट नहीं है यूरिया का, वो उसकी नीड को कम कर सकता है। तो वहाँ मुझे लगता है केमिस्ट्री और नेचर को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, तो एक बैलेंस बना रहेगा। और वो बैलेंस जब तक बना रहेगा तो मिट्टी भी अच्छी रहेगी, पेड़ भी अच्छे रहेंगे, सब अच्छा रहेगा। आपने क्योंकि पूछा और क्या करते हैं, तो हम एक दूसरा काम और कर रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड, जो हमारा न्यूट्रिशन से रिलेटेड काम है, जहाँ हम लोग आपके शरीर में रहने वाले जीवाणुओं को देखते हैं कि वो कैसे शरीर में कोई भी एनर्जी का रिलीज़ करते हैं, या शरीर में कोई भी जो जेनेटिक आपके सेल्स हैं या जीन्स हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, उनका फंक्शन क्या है। और उनको सबको सेलुलर बायोलॉजी को उसको समझते हुए हम लोग ने कई सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, पीक न्यूट्रिशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, प्रोटीन से रिलेटेड, जो सेहत के लिए बहुत अच्छे होंगे। ये हमारा एक दूसरा काम है जिसमें हम हेल्थ केयर के क्षेत्र में काम करते हैं। तो उसमें एक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी हमने एंजाइम्स बनाए हैं,
नेचर बेस्ड तरीके से जो आपके नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग को रिप्लेस कर सकते प्रोडक्ट हैं। क्या है सर? कैप्सूल है, दवा है, क्या है? हाँ, तो ये प्रोडक्ट एक कैप्सूल के फॉर्म में आएगा, ये एक दवा होगी जो दवा की कंपनियों से आप खरीदेंगे, बट जितने भी पेन किलर और पैरासीटामोल हैं सभी में ये जाएगा। तो ये एक बड़ा प्रोडक्ट है। एक और हमने प्रोडक्ट निकाला है जो चीनी को रिप्लेस करता है बट प्रोटीन है। हिंदुस्तान में 100 मिलियन डायबिटिक पेशेंट है, तो एक बड़ी प्रॉब्लम है डायबिटीज़ की। तो हमने एक प्रोडक्ट बनाया है जो एक प्रोटीन है बट बिल्कुल चीनी की तरह टेस्ट करता है। आप उसका टेस्ट अलग नहीं बता सकते चीनी से, बट वो प्रोटीन है। तो एक बहुत बड़ी समस्या सॉल्व हो सकती है। तो ये धीरे धीरे जब कंपनियां ऐसे काम करेंगी जो कॉन्शियसनेस में बेस्ड हैं, तो धीरे धीरे सोसाइटी चेंज होना शुरू होगी। बिल्कुल। नितिन सर, अगला सवाल का जवाब मैं चाहूंगा, क्योंकि ये सवाल इस समय अगर आप देखें तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री की सुर्खियों में है, सारे लोग इसका जवाब चाहते हैं। सर, अस्पताल वर्सेस इंश्योरेंस कंपनियां आमने सामने इन दिनों खड़ी हैं। इंश्योरेंस कंपनियों का अपना तर्क है और अस्पतालों का अपना तर्क है कि ठीक है, आप लोग ज़्यादा इन्फ्लेट करते हैं वैल्यू प्राइसेस को। क्या लगता है आपको, क्या समाधान सर वाकई इसका है? अब तो नियामक भी बीच में आ गए, कहा कि छोड़ो, और उपभोक्ता सर बड़ा परेशान है, क्योंकि वो जब जाता है किसी अस्पताल में और वो इंश्योरेंस का कार्ड दिखाता है तो कहते हैं पहले अप्रूवल ले आइए, पता नहीं बाद में पेमेंट आएगा या नहीं आएगा। सर, इंश्योरेंस और हॉस्पिटल की ये जो लड़ाई है, इसमें अगर मैं आपको रेफरी बना दूं, मैं कहूं कि सर आप इसका समाधान बताइए, तो बताएंगे? इसका समाधान जल्दी मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आइडियल स्टेट की बात करें जो एस्पिरेशनल है, थोड़ा आज के नज़रिए से देखें तो वेस्टर्न डेमोक्रेसी जो नेशंस है, वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है मैनेज्ड केयर। जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं वही हेल्थ मैनेज भी करते हैं। तो जब दोनों एक साथ होते हैं तो वो क्या होता है कि द बेनिफिट इज़ देयर फॉर मेंटेनिंग हेल्थ। तो जितना वो जो भी सब्सक्राइबर होता है, अगर जितनी वो हेल्दी रहते हैं, उतना ही बेनिफिट हॉस्पिटल को होगा, उतना ही बेनिफिट इंश्योरर को होगा। तो वो क्या होता है कि वो एकजुट होकर काम कर सकते हैं उसमें। तो ये मैनेज्ड केयर करके एक कॉन्सेप्ट है। यूएस में है, काइजर परमानेंटे करके है एक हॉस्पिटल जो खुद मैनेज केयर प्रोवाइड कर रहा है, पिछले 40-50 साल से है वो। इंडिया में शुरू हुआ है ये बात, NH नारायण हृदयालय इसी ओर पहुंचा है, एक और हॉस्पिटल भी आ रहे हैं उसी दिशा में काम करने के लिए। तो अगर ये समस्या का अगर हम सुझाव चाहते हैं तो इसी डायरेक्शन में हमें जाना होगा कभी ना कभी। तो इसमें क्या होता है कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे ज़्यादा फोकस आएगा, ताकि जब क्यूरेटिव, हम अब आज के डेट में सिर्फ क्यूरेटिव हेल्थ केयर देखते हैं। अगर कोई समस्या है तभी हम हॉस्पिटल के बारे में सोचते हैं, अगर समस्या नहीं है तो ना हम डॉक्टर कहाँ है वो जानकारी भी नहीं रहता है हमारे पास। तो जब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे फोकस आएगा तो मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ पे फोकस आएगा। उस नज़रिए से वो इंश्योरेंस कॉस्ट कम होगा, रिक्वायरमेंट ऑफ हॉस्पिटल कम होगा। सो ये है बदलाव, ये है सुझाव। बट आज इस दृष्टि में हम देख नहीं पा रहे हैं। एक हाथ कंपनी है जो इसके सुझाव के बारे में सोच रही है और काम कर रही है, बट यही है सॉल्यूशन। बट ये थोड़ा लॉन्ग टर्म है। बिल्कुल। मन नहीं है सर आप लोगों से बातचीत खत्म करने का, लेकिन घड़ी बता रही है कि टाइम अप हो गया है। एक आखिरी टिप्पणी आप लोगों की चाहूंगा कि आपके हिसाब से अगर मैं पूछूं सर, आप एक वक्तव्य अगर देना चाहें कि एक्चुअली हेल्दी इंडिया, स्वस्थ भारत है क्या आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, पिछले 30-40 इयर्स जो इस देश में डेवलपमेंट हुआ है वो काफ़ी मेट्रो फोकस्ड हुआ है। जॉब्स यहाँ हैं, सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ हैं, हेल्थ केयर भी यही है। तो इसी वजह से लोगों को 100-150 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है, कभी कभी घर बार बेच के यहाँ सुविधा लेने के लिए। और जो इम्पैक्ट आता है उसका उस फैमिली के ऊपर, उस इंडिविजुअल के ऊपर, वो बहुत ड्रास्टिक होता है। तो अगर स्वर्णिम भारत की बात करें तो हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, विच मीन्स मेट्रो से दूर टियर 2, टियर 3 सिटीज़ को इस डेवलपमेंट के साथ जोड़ के, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देख के, और वहाँ पे सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन सब प्रोवाइड करना। जब
जुड़ेगा इस डेवलपमेंट से, ये टीयर 2 टीयर 3 सिटीज, तभी ये स्वर्णिम भारत की ओर जा पाएंगे। वरना जो डिस्टेंस देखते हैं हम मेट्रो और टीयर 2 टीयर 3 सिटीज, वो वैसा ही रहेगा, तो उसको एड्रेस करना पड़ेगा। बिल्कुल, मतलब इंडिया में रहने वाले डॉक्टरों को कहना पड़ेगा आप लौट चलें भारत की तरफ, और तभी जाकर। आपके हिसाब से सर, आपकी अंतिम वक्तव्य? मुझे लगता है स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और स्वच्छ खाना, जब तक ये अवेलेबल नहीं होगा तब तक तो स्वास्थ्य की बात करना वो स्टार्टिंग पॉइंट है स्वास्थ्य के लिए। तो हम यहाँ बैठे हैं गुड़गांव में, हम सबको सब 600 AQI में सर स्वच्छ हवा की बात करना बड़ा मुश्किल। तो जैसा इन्होंने कहा अभी, मुझे लगता है जो 100 स्मार्ट सिटीज़ की एक बार हमने बात करी थी, वो बहुत ज़रूरी है कि वो स्मार्ट सिटीज़ बनाए जाएँ। छोटे छोटे इलाकों को इतना सेल्फ सफिशिएंट बना दिया जाए कि लोग वहाँ से बाहर नहीं आना चाहें, वहीं रहना चाहें। इनफैक्ट रिवर्स माइग्रेशन होने लगे, सिटीज़ से लोग वहाँ जाके रहने लगे। कुछ इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स अब दिखने लगे हैं, बट अगर इसको एक प्रोजेक्ट की तरह लेकर के एग्जीक्यूट किया जाए कि अगले 5 साल में हमें इसको अचीव करना है, तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट निकल के आएगा। और ये जो स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, स्वच्छ भोजन वाली औचित्य है, उस पर हम खरे उतरेंगे। बिल्कुल, आप दोनों वक्ताओं से बात कर कर एक बात तो समझ आ गई कि अगर स्वस्थ भारत एक कहानी है, तो खाना और अस्पताल ये दोनों उसी के 2 अध्याय हैं। कोशिश ये है, बहुत सारे पॉइंट सामने आए जो हमारी बात आगे तक पहुंचेगी और हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अमर उजाला परिवार की ओर से आप दोनों को आभार प्रकट करने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं, प्रदीप सिंह जी को, कि आप मंच पर आएं और हमारे दोनों ही वक्ताओं का, पैनलिस्टों का स्मृति चिन्ह देकर आभार प्रकट करें।